दुनिया के सबसे मशहूर डायमंड यानी हीरा कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे हो सकता है तुर्कों ने साउथ इंडिया की किसी मंदिर से एक मूर्ति की आग से निकाला होगा। आपको बता दूं कि राइटर विलियम डेलरम्पल, जिन्होंने कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड किताब लिखी है, उनके मुताबिक कोहिनूर का पहला ऑफिशियल जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस वक्त तख्त ताऊस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। अब थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को तख्ते ताऊस के बारे में बता दूं, क्योंकि इसको बनाने में ताजमहल से दुगनी दौलत खर्च हुई थी। तो दोस्तों, शाहजहां के दौरे हुकूमत में ही वर्ल्ड फेमस ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद बनाई गई थी। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहां ने एक और नायाब चीज तैयार कराई थी, दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन या पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। तख्ते ताऊस के बारे में कहा जाता है कि इसकी कीमत ताजमहल और दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा थी। इसे नाचते हुए मोर की शक्ल का बनाया गया था, इसलिए इसे पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। तख्ते ताऊस 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना हुआ था, जिसमें बेशकीमती जवाहरात जड़े हुए थे। शाहजहां ने दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरा भी इसी सिंहासन में जड़वाया था। तख्ते ताऊस का कुल वजन 31 मन 20 सेर था। उस वक्त का मन आज के हिसाब से 14 सेर होता है। उसे कई हजार कारीगरों ने 7 साल में बनाकर तैयार किया था। उस वक्त इसकी कुल लागत 2,14,50,000 के तकरीबन थी। तख्ते ताऊस या पीकॉक थ्रोन को बनाने वाले इंजीनियर का नाम बेदखल खां था। इतना महंगा सिंहासन ना ही शाहजहां के पहले और ना ही शाहजहां के बाद कभी किसी ने बनवाया। तख्ते ताऊस एक अरबी वर्ड है, जिसमें तख्त का मतलब सिंहासन और ताऊस का मतलब मोर होता है। 13वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तख्ते ताऊस पर बैठने वाले आखिरी मुगल बादशाह थे। इनके दौर में दिल्ली पर पर्शियन बादशाह नादिर शाह का हमला हुआ था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताऊस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सकें। 1747 ईस्वी में नादिर शाह के कत्ल के बाद तख्ते ताऊस अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से उसका आज तक कहीं पता नहीं चला। हालांकि इसे कई बार तलाशने की कोशिश करी गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब कोहिनूर की कहानी पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की फौज को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम कराया जिसका एग्जाम्पल दुनिया के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। काफी फेमस हिस्टोरियन सर H.M. एलियट और जॉन डॉसन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखा है कि जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम अचानक बढ़ गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक तकरीबन 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबा और चांदनी चौक के आसपास मारे गए थे। कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। एक और फेमस हिस्टोरियन विलियम फ्लोर ने अपनी किताब न्यू फैक्ट्स ऑफ नादिर शाह's इंडिया कैंपेन में लिखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला के जनरल निजामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए,
उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बंधे हुए थे। उन्होंने नादिर शाह के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे अपना बदला ले लें। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि वो उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक जनरल निजामुल मुल्क ने अपनी ही कैपिटल, अपनी ही राजधानी को लूटकर वो दौलत चुकाई। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो एक ही झटके में 348 सालों से मुगलों की जमा करी गई दौलत का मालिक कोई दूसरा बन गया। 2.5 महीने तक दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह को दिल्ली की एक मशहूर तवाइफ नूर बाई ने एक खुफिया इंफॉर्मेशन दी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने एक ऐसी अनमोल चीज अपनी पगड़ी में छिपा कर रखी हुई है कि तुम्हारा हासिल किया गया माल उसके सामने कुछ नहीं है। 12 मई 1739 की शाम को दिल्ली के लाल किले में एक दरबार लगा जिसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह आमने सामने बैठे थे। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले कर वापस ईरान लौटना चाहता था। इस मौके पर उसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, ईरान में रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल लेते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इस रस्म की अदायगी करी जाए। मोहम्मद शाह रंगीला के पास नादिर शाह की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके सर पर रख दी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं तख्ते ताऊस के साथ साथ दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। जब नादिर शाह ने पहली बार कोहिनूर हीरे को देखा तो देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने मुल्क का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊंटों और तकरीबन 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना किया गया था। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसके कत्ल के बाद यह हीरा उसके अफगान बॉडीगार्ड अहमद शाह अब्दाली के पास आया और फिर कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांधकर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तो उसको यह हीरा खास तौर से दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरे पर जाते थे, कोहिनूर उनके साथ जाता था। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद, बेहद कड़े सियासी स्ट्रगल के बाद 1843 में उनके बेटे 5 साल के दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख जंग में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दलीप सिंह को उनकी मां से अलग करके एक अंग्रेज कपल के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। वहां के तोशे खाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रख दिया गया। उस वक्त कोहिनूर का वजन 190.3 कैरेट था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। खैर, जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की आवाम को दिखाने के लिए सामने रखा गया। कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल के बाद उसकी वहां नुमाइश करी गई। बताया जाता है कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया था। जब लोग नुमाइश के एंट्रेंस पर पहुंचे तो लोगों को अंदर जाने के लिए भी घंटों लाइन लगानी पड़ी थी। यह हीरा ईस्ट में ब्रिटिश हुकूमत की ताकत का सिंबल बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते दबदबे को दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे कोहिनूर के मालिक महाराजा दलीप सिंह ने लंदन जाकर क्वीन विक्टोरिया से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करी और क्वीन विक्टोरिया भी इस मुलाकात के लिए तैयार हो गई। वहीं पर दलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें गिफ्ट किया। दरअसल जानकारों का मानना है कि रानी विक्टोरिया को हमेशा से ये बात बुरी लगती रही थी कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। वो दलीप सिंह को दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें उनके साथ किए गए बर्ताव पर अफसोस था।
हालांकि कोहिनूर उनके पास 2 साल पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने उस कोहिनूर को पब्लिकली अभी तक नहीं पहना था। उन्हें लगता था कि अगर दिलीप सिंह ने इसे देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। उस जमाने में एक मशहूर पेंटर हुआ करते थे, फ्रांस जेवर विंटर हॉल्टर। क्वीन विक्टोरिया ने उनसे दिलीप सिंह का एक तस्वीर बनाने के लिए कहा, जिसे वो अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दिलीप सिंह बकिंघम पैलेस के व्हाइट ड्राइंग रूम में मंच पर खड़े हुए अपनी तस्वीर बनवा रहे थे, तो रानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक बक्सा लाने के लिए कहा, जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। उन्होंने दिलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही अपने हाथों में उठा लिया और उसे वो खिड़की के पास ले जाकर धूप में देखने लगे। तब तक उस कोहिनूर की शक्ल ही बदल चुकी थी और उसे काटा जा चुका था। अब वो कोहिनूर नहीं रह गया था जिसे दिलीप सिंह उस वक्त पहना करते थे, जब वो पंजाब के महाराजा हुआ करते थे। थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दिलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात होगी कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दूं। विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे ले लिया और अपनी मौत तक लगातार उसे पहने रखा। वहीं दूसरी तरफ दिलीप सिंह भी धीरे धीरे रानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ बेइंसाफी करी है। उनके मन में ये बात भी घर कर गई थी कि वो अपनी पुरानी हुकूमत को दोबारा जीतेंगे। इसके लिए वो भारत के लिए रवाना भी हुए, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली से होटल में उनकी लाश मिली। उस वक्त उनके साथ उनकी फैमिली का कोई शख्स भी मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रणजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्वीन विक्टोरिया के बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड 7 ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी वाइफ क्वीन अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिली। कोहिनूर के साथ एक वहम यानी अंधविश्वास फैल गया कि जो कोई मर्द उसे हाथ लगाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन औरतों को इसे पहनने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बाद में किंग जॉर्ज 5 की वाइफ क्वीन मैरी ने भी इसे अपने ताज के बीच में पहना, लेकिन इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ 2 ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ इंग्लैंड के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।